नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष खटियार। हम लोग बिल्कुल अब घटनासार के बिल्कुल अंतिम कुछ लेक्चर्स में हैं। एक लेक्चर ये नवीनतम पुरस्कार और अर्धवार्षिकी पुरस्कारों की अर्धवार्षिक मतलब जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी टोटल जून तक के राइट लगभग 6 महीने के टोटल जितने भी अवार्ड अभी तक दिए गए हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। एक बात, इसके बाद में एक लेक्चर होगा वो स्पोर्ट्स को लेकर होगा और आखिरी में बहुत 2-1 पन्ने हैं जो केवल दिवस के ऊपर हैं, राइट, डेज के ऊपर हैं, ठीक है। तो वो तीसरा लेक्चर बहुत छोटा सा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीधे चल जाएंगे आपकी क्रॉनिकल वाली सीरीज में, और क्रॉनिकल जैसी कि मैंने कही थी वैसे ही मैं पूरी करता रहूँगा, राइट। तो नवीनतम पुरस्कार है। पिछले लेक्चर में हम लोग कहाँ पे थे, एक पेज जो मैंने कहा था PDF में था नहीं, वो ये वाला पेज है। आप लोग जिसके पास में ये बुक नहीं है वो इसको आराम से इसको पॉज करिए, इसको एक बार देख लीजिए, राइट। तो ये रहा, ऐसे मैं कर देता हूँ, राइट, ये वाला, ठीक है, ओके। तो ठीक है, और नवीनतम पुस्तकें हैं, इनको मैंने जिसमें इंपॉर्टेंट थी वो सारी मैंने बता दी थी, ठीक है। तो अब आ जाता हूँ मैं नवीनतम पुरस्कार पे, ठीक है। आज एक दिलचस्प घटना एक और हुई है। उस घटना में ये हुआ, आज मेरे पास एक मैसेज आया आपके ही किसी साथी का। तो उसने कहा कि सर ये वीडियो जो है ये कब आएगा अगला नेक्स्ट, जो मैंने मॉर्निंग में कहा था, बट मैंने उसमें नया अपडेट दिया था कि ये वीडियो जो सुबह की बजाय शाम को आएगा, ठीक है। वो मैंने रात में ही अपडेट दे दिया था, ठीक है। तो इसके बाद में मैंने कहा कि जो वादा किया है वो वादा पूरा होगा, परेशान मत होइए, ठीक है। देर थोड़ी सी हो गई है बट परेशानी वाली बात नहीं है। तो महाशय बड़े रंगीन किस्म के इंसान, तो उन्होंने एक मिर्ज़ा गालिब का एक शेर भेजा मुझे कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर ना गए होते अगर एतबार होता। तो मुझे हंसी भी आई और अच्छा भी लगा। अच्छा इस वजह से क्योंकि मिर्ज़ा गालिब के नाम पे जो शायरी चल रही है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ट्रक के पीछे वाली, वो है नहीं दरअसल। और कितना शानदार शेर है ये, बहुत शानदार शेर, मतलब बहुत शानदार। मेरा एक फेवरेट शेर में ऐसा रहा कि मतलब इसमें मिर्ज़ा गालिब बोलते हैं कि अगर तुम्हारे वादे पे हमें एतबार होता तो हम इतनी खुशी से मर जाते, नहीं तो ये मत सोचना कि तुम्हारे वादे को हमने बहुत सीरियसली लिया है। सीरियसली नहीं लिया, अगर सीरियसली लेते तो हम इतनी खुशी में होते कि मर जाते, ठीक है। तो ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक। मिर्ज़ा असदुल्ला खान बेग गालिब। खैर, अब आ जाता हूँ मैं राष्ट्रीय वाले पोर्शन पे। पुरस्कार हैं, पुरस्कार हम लोग 2 श्रेणी में पढ़ेंगे। पहले मैं ये बता दूं, जब आप प्रीवियस ईयर के जब सारे क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ होंगी। रियलाइज़ कैसी होंगी कि पिछले 5, 7, 10 सालों के आप क्वेश्चन देखिए, फिर आपको रियलाइज़ होगी। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं। एक तो वो पुरस्कार पूछे जाते हैं जो वास्तविकता में इम्पॉर्टेंट है, राइट, जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ है, एक वो पुरस्कार पूछे जाते हैं जो कई बार इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं बट किसी इम्पॉर्टेंट शख्सियत को दे दिए गए हैं, ठीक है। किसी महत्वपूर्ण इंसान को दे दिए हैं, किसी महत्वपूर्ण शख्सियत को दे दिए गए हैं, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें जो पुरस्कार हैं उनको 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक है राष्ट्रीय, एक है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो ये जून तक का है, अगला जो अपडेट आएगा ऑफ कोर्स उसमें ऐड हो ही जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं आ जाता हूँ राष्ट्रीय वाले पुरस्कारों पे। अच्छा, राष्ट्रीय पुरस्कारों में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब भी आप पुरस्कार जब देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, मान लीजिए कोई पद्म पुरस्कार की बात हो रही है, या मतलब जो भारत रत्न दिया जाता है, या मान लीजिए ऐसा कोई बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, ऐसा कोई बड़ा पुरस्कार जिसको दे दिया गया, इनके बारे में अगर कोई बात होती है तो वहाँ से प्रश्न हमेशा आप देखेंगे बहुत इजी नहीं आएगा, थोड़ा सा टफ होने की। देखो, इजी आ जाएगा तो सबके लिए इजी होगा, राइट, लेकिन अगर थोड़ा सा टफ होता है तो सबके लिए टफ होगा। तो जो इजी पोर्शन है, आप हमेशा याद रखिए, जो इजी पोर्शन है, इजी पोर्शन उससे हमेशा टफ पूछे गए हैं, जबकि जो टफ, जो जिनकी उम्मीद नहीं थी आने की ऐसे अवार्ड, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल वैसे ही पूछ दिया गया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पहला पुरस्कार है हमारे सामने सरस्वती सम्मान 2023। ये केवल एक प्राइवेट पुरस्कार है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है, तो साहित्य की श्रेणी में, बिल्कुल याद रख लेना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। मैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं लगाता हुआ चलूँगा, परेशान मत होना। इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, साहित्य की श्रेणी में इसको दिया जाता है, एक बात याद रखेंगे। दूसरी बात ये कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें जो भाषाएं दी गई हैं, ठीक,
तो भाषाएं पहले 14 हुआ करती थी, फिर 14 से उड़ के जब 22-22 के आसपास आ गई हैं, तो इन 22 भाषाओं में दिया जाता है। और उसका एक क्लॉज भी है कि पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट कृति को ही ये सम्मान दिया जाएगा, जिसमें 15 लाख की राशि होगी, एक प्रशस्ति पत्र और सरस्वती देवी की प्रतिमा। अच्छा, एक बात और है कि कई बार ये राशि पूछी नहीं गई है, लेकिन आप ध्यान में थोड़ा सा रखेंगे, राइट। तो ये तो महत्वपूर्ण है कि किस श्रेणी में दिया जाता है और किस भाषा के लिए दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में जो भाषा है इस पर दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रख लेना कि जो 2000 ये देखिए 2023 लिखा है, इसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, वहाँ हो सकता है 2024 लिख के आ जाए, राइट। तो इस पर कन्फ्यूज मत हो जाना, या 2023 आए तो आप कहेंगे मैं तो अभी पढ़ के आ रहा तो पिछले वर्ष का पूछ दिया गया, बट नहीं, यहाँ पे 2023 का ही दिया गया है। तो याद रखना 2023 का है और 33वां है, ये जरूर याद रखना 33वां है, ठीक। अच्छा, दिया किस लिए गया, तो याद रखना मलयालम और अंग्रेजी भाषा, मलयालम और अंग्रेजी भाषा के लिए केरल के हैं, ये केरल के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं प्रभा वर्मा को दिया गया है। तो याद रखना सरस्वती पुरस्कार है, प्रभा वर्मा को मिला है। उनकी जो कृति है वो रौद्र सत्विकम है। कौन सी? रौद्र सत्विकम। 3 चीजें याद हैं, कौन सी? 33वां है, प्रभा वर्मा को है, रौद्र सत्विकम के लिए दिया गया, के विड़ला फाउंडेशन इसको देती है साहित्य की श्रेणी में। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें दिया जाता है और 15 लाख रुपए की राशि मिलेगी, प्रशस्ति पत्र, सरस्वती देवी की प्रतिमा, ठीक है। इतनी चीजें महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, परेशान मत होना। चलो, अगला पुरस्कार है चमेली देवी जैन पुरस्कार। दो बहुत अति महत्वपूर्ण नहीं है, बट क्योंकि ये एक अपनी तरीके का एक पुरस्कार है, क्योंकि चमेली देवी के नाम पे ये पुरस्कार रखा गया और चमेली देवी यहाँ पे लिखा भी गया कि चमेली देवी वो हैं जो जैन महिला, एक ऐसी जो मतलब जो पहली जैन महिला जो आंदोलन के दौरान, जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके दौरान जेल गई, ठीक। इसलिए याद रख लेना इसकी स्थापना की गई थी 1980 के अंदर। यह पुरस्कार महिला पत्रकार को ही दिया जाता है, याद रखना, किसी महिला पत्रकार को ही दिया जाता है, पुरुष पत्रकार को नहीं दिया जाता है, ठीक है, ओके। अच्छा, इस बात 2023 और 2024 दो के लिए दिया गया है यहाँ पे, याद रखना। 2023 के लिए आप याद रखना इंडियन एक्सप्रेस से संबंध रखने वाली पत्रकार हैं ऋतिका चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस वाली, और चमेली देवी जैन तमिलनाडु की स्वतंत्र पत्रकार हैं, किसी मीडिया घराने से या किसी मीडिया हाउस से इनका संबंध नहीं है। ग्रीष्मा कुठार, तो दो नाम आप याद रखेंगे, ग्रीष्मा कुठार, ऋतिका चोपड़ा मतलब इंडियन एक्सप्रेस, राइट, और ग्रीष्मा कुठार स्वतंत्र पत्रकार हैं, तमिलनाडु की हैं, ठीक है, ओके। बस इतनी चीज़ें याद रख लेना। 2023 की जो है इस पे ये मणिपुर हिंसा पर गहन अध्ययन के लिए इनको ऐसा पुरस्कार दिया गया, और ये दो नाम आप याद रखेंगे। तो सॉरी, जब आप पुरस्कार जब रटेंगे, जब पढ़ेंगे तो 3 चीज़ें याद रखेंगे, केवल नाम पहले, प्रायोरिटी देखिए, पहले नाम याद रखना है, उसको किस लिए दिया गया ये याद रखना है, इसके बाद में सेकेंडरी और टर्सरी इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। एक ये महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अच्छा, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया 2024 के लिए। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, किसको दिया गया, तो अमिताभ बच्चन को दिया गया। और ये पुरस्कार अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब लता मंगेशकर जब उनकी मृत्यु हो गई उसकी तरफ से उसके बाद में चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा, ट्रस्ट द्वारा इसका पुरस्कार का वितरण किया जाना चालू हुआ। और पहला पुरस्कार जो 2022 के अंदर जो मिला वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, ठीक। 2023 का पुरस्कार उन्हीं की बहन है आशा भोसले, उनको दिया गया, दोनों बहनें थीं आपस में, ठीक है। और फिर 22-23 हो गया, और फिर 24 की बात, ये महत्वपूर्ण बात है, 24 की बात अमिताभ बच्चन को। तीनों ही बहुत बड़ी शख्सियत हैं। दूसरी बात है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण अवार्ड है, इस चीज़ को आप याद रखना। 1 मिनट में क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्या सारी चीज़ें ठीक है, हाँ ओके, सारी चीज़ें ठीक है। तो ये अवार्ड दिया गया, ठीक है, याद रखना अमिताभ बच्चन को, ठीक है। और एक बात और, दीनानाथ मंगेशकर जो थे इनके फादर थे, भिंडी घराने से इन लोगों का संबंध था। और यूपी में जब आप यूपी स्पेशल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको आगरा घराना मिलेगा और लखनऊ का घराना मिलेगा, ऐसे बहुत सारे घराने आपको देखने को मिलते हैं। तो उसमें कौन कौन उससे संबंधित रहा है उसको याद कर लेना और उसको देख लेना, ठीक है, महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ जाते हैं, ठीक। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार, ठीक है।
अब ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कालिंदी कॉलेज है, जो DOU में पढ़े हैं जो लोग जानते हैं उनको पता होगा, कालिंदी कॉलेज। वहाँ की प्राचार्य हैं प्रोफेसर मीरा चरदा। प्रोफेसर मीरा चरदा को 2024 का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार दिया गया। केवल इसमें इतनी सी जानकारी आपको जुटानी है, बाकी कोई जानकारी जुटानी नहीं है। अच्छा, फिर एक ये अति महत्वपूर्ण पुरस्कार आ गया है, कौन सा? आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 के लिए। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, आर्यभट्ट पुरस्कार केवल करंट के लिए नहीं, ये आपसे कई बार पूछा गया है कि आर्यभट्ट पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है। UPPCS और रिव्यू ऑफिसर में आई थिंक ये पूछा गया है, और दो तीन बार कम से कम पूछा गया है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि आर्यभट्ट, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मैथमेटिक्स, गणित, ठीक है। तो आप क्योंकि आर्यभट्ट से आपको गणित ही याद आती है, मैथमेटिक्स ही याद आती है, इसलिए आप जो गेस भी करते हैं, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप गेस करेंगे और वहाँ पे लगा के आप मैथमेटिक्स चले आएंगे। ऐसी गलती मत कर देना। आर्यभट्ट पुरस्कार है वो याद रख लेना। कौन देता है? तो सोसाइटी ऑफ इंडिया, कौन सी? एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। और ये किस श्रेणी में दिया जाता है? तो आप याद रख लेना, इसको भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार योगदान दिया गया। तो दरअसल अंतरिक्ष विज्ञान के लिए ही लगभग ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। एक चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक हैं और अध्यक्ष हैं। कौन है? नाम पढ़िए, पावुलुरी सुब्बाराव। पावुलुरी सुब्बाराव, अजीब सा थोड़ा सा नाम मिलेगा, साउथ इंडियन नाम है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक। देता कौन है? याद रखना, ASI देखता है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मत कर देना। ASI का मतलब है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, राइट। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगा दें, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। पावलुरी सुब्बाराव 2024 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और अध्यक्ष यहाँ हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया? भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा दिया। किसके लिए दिया जाता है? ये भी चीज़ है। ये स्टैटिक वाले पोर्शन में भी आपसे कई बार पूछा गया, ठीक है। चलो अगला आ जाता हूँ। यहाँ पे लिखा अर्स्ट एंड यंग, दरअसल ENY है, ईस्ट एंड यंग कई बार हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, बट हो सकता है अर्स्ट एंड यंग भी इसको पढ़ा जाता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा मैंने ईस्ट एंड यंग ही पढ़ा है, ठीक। देखिए, ईस्ट एंड यंग के 2023 के पुरस्कारों का वितरण फरवरी 2024 में हुआ। पुरस्कार 2023 का है, याद रख लेना, 2023 का है, ठीक। अब ये 3 इसमें पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक। अच्छा, 3 पुरस्कार कौन कौन से दिए गए हैं? तो तीनों महत्वपूर्ण नाम हैं। एक है चोलामंडलम फाइनेंस, ठीक है। चोलामंडलम, एक देखिए बहुत सारी फाइनेंस कंपनी है, जैसे श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ऐसे करके एक है चोलामंडलम फाइनेंस, ठीक। तो चोलामंडलम फाइनेंस के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है वेल्लायन सुवैया, ठीक है। उनको मिला है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के लिए, ठीक। अच्छा, जबकि TVS मोटर्स, जिसकी अपाचे गाड़ी आती है और वो छोटी सी विक्की टाइप की आती है, राइट, उस तरीके की, तो उसके जो मानद चेयरमैन है इसमें वेणु श्रीनिवासन, उनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। तो याद रखना, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको श्री वेणु श्रीनिवासन को दिया गया। और टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं N चंद्रशेखरन, जिनको नटराज चंद्रशेखरन बोलते हैं, उनको आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के लिए अवार्ड दिया गया है। तो इसमें आप कैसे कहते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है उसको आप याद रखें ठीक से, ठीक। फिर चोलामंडलम वाला जो है वेलायन सुवैया, इसको एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब ऐसा है, इसमें आपसे ऐसे पूछा जाएगा, प्रोबेबली अगर इसमें पूछा जाएगा तो मुझे लग रहा है 2 नाम महत्वपूर्ण हैं, जैसे N चंद्रशेखरन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेणु श्रीनिवासन भी महत्वपूर्ण है, और फिर तीसरे नंबर पे ये वाला नाम आएगा। लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट बड़ा पुरस्कार है, इसको ठीक से पहले नंबर पे याद करें, फिर इसको याद करें, फिर इसको देखें, ठीक है। ओके, बढ़ जाएंगे। कौन सा है? ENY का है। तो हालांकि बहुत महत्वपूर्ण ये अवार्ड नहीं है, लेकिन ठीक है, ये लोग बड़े हैं, याद कर लेना इसको, ठीक है, देख लेना। फिर है इकोनॉमिक टाइम्स कारपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के लिए दिए गए। फिर से वही बात, अवार्ड बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जिन हस्तियों को ये अवार्ड मिला है वो हस्तियां बड़ी हैं, इसलिए अवार्ड की महत्ता थोड़ी सी बढ़ती है। क्योंकि यहाँ पे ये जो अवार्ड दिया गया है, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर के लिए ये सम्मान मिला है S जयशंकर साहब को। S जयशंकर साहब वर्तमान में और पिछली सरकार में भी भारत के विदेश मंत्री रहे हैं और वर्तमान में हैं भी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर S जयशंकर, कौन? S जयशंकर, ठीक है। फिर इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से अवार्ड आपको मिलेंगे, जैसे बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर, ये तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर में C वेंकटरमन, चीज़ें MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ही हैं टाइटन समूह के। टाइटन समूह एक टाटा का ही समूह है। टाइटन समूह के अंदर केवल टाइटन की घड़ियाँ नहीं आती हैं, फास्ट ट्रैक की घड़ी भी आएगी आपकी, सोनाटा की घड़ी भी आएगी आपकी, और तनिष्क ब्रांड भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा ब्रांड है, राइट।
ओके, फिर ये बहुत सारे ऐसे हैं, इन सब चीज़ों को बहुत रटने की आवश्यकता तो है नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता है। कंपनी ऑफ द ईयर के लिए जैसे SBI को दे दिया गया है, और एक बार देख लेना, लेकिन ये कब देखना, जब सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हों, आपके पास ठीक ठाक टाइम हो, तब ये चीज़ें देखिए। नहीं तो आप याद रखेंगे कौन, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर के लिए S जयशंकर साहब। हो सकता है आपको वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर का भी वहाँ पे नाम रखा हुआ मिले, ठीक, और आप कंफ्यूज कर जाएं कि हाँ किसी मिनिस्टर को दिया गया था, S जयशंकर नहीं याद आ रहा है, एक टाइम एक ही बार पढ़ा था, टाइम हो गया याद नहीं आ रहा, तो चलो इसी को लगा दो। ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है। चलो फिर ये हो गया, इसको पॉज करिए, आप लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे लिखा है रतन टाटा को प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार। किस से वो किस चुंबन वाला मत समझ लेना, किस है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, राइट, इसको याद रख लेना। इसका ये अवार्ड है, अवार्ड बहुत कलिंगा इंस्टीट्यूट बहुत कोई ऐसा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट तो नहीं है, ठीक ठाक इंस्टीट्यूट है, बल्कि इतना भी बड़ा नहीं है कि उसको याद रखा जाए, ठीक। लेकिन फिर मैंने वही बात जो कही थी आपसे कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि अवार्ड कौन दे रहा है, कई बार ये महत्वपूर्ण होता है कि अवार्ड मिल किसे रहा है। तो याद रखना रतन टाटा साहब को मिला है, ठीक। और किसके लिए मिला है, 2021 के लिए मिला है, 2024 में दिया गया है, ठीक। 21 में घोषणा कर दी गई थी, कोविड-19 की जो महामारी थी उसके लिए वो क्या बोलते हैं, वो मतलब उतने सक्षम थे नहीं। इस बार 2024 में इनको ये अवार्ड दे दिया गया है। और इसको 2008 में अच्युता सामंता द्वारा स्थापित किस मानवतावादी पुरस्कार जो है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के IIT और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये तो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये याद रखना किसको दिया गया, ठीक है। तो कलिंगा इंस्टीट्यूट याद रखेंगे, दूसरे नंबर पे आप याद रखेंगे रतन टाटा साहब को 2021 के लिए दिया गया, ये बात महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, उस वर्ष जिस वर्ष में लता मंगेशकर जी का देहावसान हुआ, उस वर्ष जब उनका जो क्वेश्चन आयोग में जब पूछा, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि देहावसान हुआ, उन्होंने ये शायद पूछ लिया कि उनको किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है। पद्म विभूषण या आई थिंक पद्म भूषण दिया गया, ऐसा कुछ एक तरीके का क्वेश्चन बन के आया था, ठीक है। 2000 के आसपास ऐसा कुछ दिया गया था। तो कहने का आशय ये है कि घटना बड़ी थी, घटना सबको पता थी, लेकिन वहाँ से जब प्रश्न बनेगा तो प्रश्न को इस आधार से बनाया जाएगा कि थोड़ा सा डीप लेके जाएंगे, राइट। अब ये सब लोग याद कर लेंगे कि रतन टाटा को दिया गया, ठीक, लेकिन उसकी सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है। कौन सी, 2021 वाली, ठीक। कलिंगा आपको याद रहेगा, ये मुझे पता है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी की फेलोशिप मिली है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। रस्किन बॉन्ड वही हैं जिन्होंने अभी हाल ही में, मैं आपको कल जब बुक बता रहा था तो उसमें एक उनकी बुक थी हाउ टू बी हैप्पी, और दूसरी बुक थी होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, राइट। तो ये दो बुक उन्होंने अभी रिसेंट लिखी हैं, और हर साल 2 एक 3 बुक लिखी देते हैं वो, ठीक है। अब इस समय बहुत ठीक ठाक उनकी एज भी हो चुकी है, मसूरी में रहते हैं, ठीक। तो ये एक तो याद रखना कि साहित्य अकादमी की फेलोशिप मिली है, मतलब साहित्य अकादमी सबसे बड़ी भारत में संस्था है ऐसी जो साहित्य के लिए काम करती है भारत सरकार द्वारा, ठीक है। तो याद रखना अंग्रेजी के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, बच्चों के लिए भी ये कई सारी चीज़ें भी लिखते हैं, याद रखना, ठीक है इसको। तो साहित्य अकादमी की इनको फेलोशिप मिली है, फेलोशिप सम्मानित किया गया उनके स्वास्थ्य कारणों के लिए। मानक जो उसके अकादमी के जो अध्यक्ष हैं मानव कौशिक, और सचिव हैं श्रीनिवासन राव, के श्रीनिवास राव। उनके मसूरी स्थित घर पर उनको ये दिया। उन्होंने 300 से ज़्यादा लघु कथाएं लिखी, निबंध लिखे, उपन्यास लिखे, बच्चों के ऊपर 30 से ज़्यादा किताबें लिखी। ये चीज़ याद कर लेना। और एक चीज़ और भी याद कर लेना, हो सकता है दोनों प्रश्न एक साथ ही डाल दिए जाएँ, ठीक। मान लीजिए अगर एग्जामिनर का दिमाग घूमा किसी तरीके से, तो हो सकता है वो आपसे ये कहे कि 2 स्टेटमेंट में इसको देखे, कथन 1 और कथन 2, ठीक। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। हो सकता है आपसे पूछे स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरा गलत है, फिर दूसरा सही है, पहला गलत है, दोनों सही हैं या दोनों गलत है, इस तरीके की चीज़ें। तो ऐसे हो सकता है इसमें 2 स्टेटमेंट में डाल दे, एक जगह ये वाला डाले, एक जगह इनकी इस साल की बुक डाल दे। हाउ टू बी हैप्पी इनकी ही द्वारा लिखी गई एक बुक है, एक ऑप्शन में ये रहे और एक स्टेटमेंट में ये रहे कि उन्हें प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड दिया गया, ठीक। अवार्ड क्या, उनको फेलोशिप दी गई, अवार्ड, ठीक। फिर है साहित्य अकादमी 2024 के लिए युवा साहित्य और बाल साहित्य पुरस्कार, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। साहित्य अकादमी द्वारा दिए गए 15 जून को 2024 के लिए दिए गए। तो देखिए, अच्छा यहाँ पे कुछ आते हैं, और इस 2 श्रेणी हैं, युवा और बाल, ठीक। तो युवा श्रेणी की जब बात हो रही है तो यह पुरस्कार यहाँ पे लिखा हुआ युवा श्रेणी में प्रदान किए गए जिन्होंने, ठीक। उसमें यह है कि यह पुरस्कार 10 काव्य पुस्तकों को और 7 लघु और
मतलब लघु संग्रह, और 2 ऐसे करके एक निबंध है और एक उपन्यास, एक गजल और एक संस्करण को दिया गया। ठीक है, ऐसे करके बात है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के लिए याद रखेंगे, अंग्रेजी भाषा के लिए के वैशाली के संस्मरण है होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड क्या लिखा, वे तो या फिर इंग्लिश में लिखा हो या प्रॉपर हिंदी में लिखा हो, डिसलेक्सिक, मैं भी कई बार ऐसे टंग ट्विस्टर हो जाता है मेरे साथ ही, डिसलेक्सिक, मैं सही पढ़ रहा हूँ, डिसलेक्सिक, हाँ सही तो मैं पढ़ रहा हूँ, डिसलेक्सिक इन इंडिया, राइट। तो होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया को, इसके लिए इंग्लिश को मिला है, किसको मिला है, के वैशाली को, राइट, के वैशाली को। हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे साहब को मिला, उनका कविता संग्रह एक है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ठीक, घिरी है पृथ्वी को चुना गया। ठीक, तो यह याद रखना। ठीक है, गौरव पांडे साहब हैं और के वैशाली, तो वैशाली साहब हैं, ये मतलब वैशाली साहिबा हैं, ये इंग्लिश बहुत बोलती हैं, मतलब ऐसे आप याद करने के लिए ऐसा कुछ दिमाग में डाल सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन के तरीके से। ठीक, इन्होंने लिखा है, मतलब इसमें आप जो भी आपको वर्ड, जैसे मुझे पता है जब आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये वाला वर्ड रह जाएगा, लेस्बियन, आई नो। ठीक है, तो हम लोगों का दिमाग ऐसे ही काम करता है। ठीक, तो होमलेस ग्रोइंग अप, हो सकता है पूरी चीज़ें आपको ठीक से ध्यान ना रहें, लेकिन होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन, इतनी चीज़ें अगर आप याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, फिर है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ठीक, गौरव पांडे साहब हिंदी के लिए। ठीक, फिर है बाल साहित्य के लिए, बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए, फिर इंग्लिश में नंदिनी सेन गुप्ता को मिला है, दोनों जगह। अब आई डोंट नो के वैशाली ये पुरुष है या महिला है, लेकिन मुझे जैसे नाम इनका लग रहा है वैशाली इस तरीके से, या महिला लग रही हैं, और यहाँ पे भी ये नंदिनी सेन गुप्ता महिला है। उनका ऐतिहासिक एक उपन्यास है द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री, राइट, इसके लिए दिया गया। ठीक, हिंदी के लिए देवेंद्र कुमार को दिया गया 51 बाल कहानियाँ, तो 2 नाम आप याद रखेंगे, बाल बच्चों के लिए क्या है, नंदिनी सेन गुप्ता और देवेंद्र कुमार, जबकि आपको जब युवा के लिए जब आप देखेंगे तो यहाँ पे के वैशाली और दूसरा नाम आपको गौरव पांडे का मिलेगा। ठीक, याद रखना। अब देखिए खुद से पता चल जाएगा, जैसे देवेंद्र कुमार, समझे, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये हिंदी ही बोलेंगे, राइट। गौरव पांडे साहब, ऐसा लग रहा है कि ये हिंदी में ही चीज़ें बताएंगे, लेकिन इतने क्लासिकल नेम है इनके, के वैशाली, नंदिनी सेन, राइट। हाँ, तो आपके अंदर खुद से एक वाइब आएगी, राइट। तो ऐसी कुछ बातें हैं, जैसे बाल साहित्य पुरस्कार के लिए बताया गया इन्होंने 7 उपन्यास, 6 कविता, ऐसे करके कुछ चीज़ें हैं, इनको देखिए। 58वां, ठीक, यहाँ पे लिखा 58वां, तो मतलब 58वां, 57वां नहीं है, 59वां नहीं है, याद रख लेना। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2023 के लिए, किसको दिया गया, उर्दू कवि और वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लगाइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक गालिब हुए हैं, और इस गालिब के बाद अगर दूसरा कोई हुआ है जिनके कलाम को बर्बाद किया गया तो वो गुलजार साहब हैं, जो उन्होंने लिखा नहीं, जितना तो उन्होंने लिखा नहीं उतना ट्रक के पीछे और फर्जी पेज फेसबुक, व्हाट्सएप और इन सब पोस्ट में, इंस्टाग्राम पोस्ट में भर दिया गया गुलजार को और गालिब को। तो गालिब के नाम से बहुत शेर जो थे, जो उन्होंने कभी नहीं लिखे, वो भी बड़े फेमस हुए। जैसे लोग अभी भी बोलते हैं, ज़िंदगी भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा गालिब। ये गालिब का शेर नहीं है, बट हाँ चर्चित हो गया तो हो गया। ठीक है, गालिब अपने आप में उर्दू शायरी में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा नाम है। गालिब, मीर तकी मीर, दाग देहलवी, बड़े नाम हुए। ठीक है, फिर गोरखपुरी, है ना, तो ये सब बहुत बड़े बड़े नाम हुए। ठीक है, तो इतने हल्के शेर नहीं लिखते हैं वो लोग। खैर, ये सब है, तो याद रखना। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2023 के लिए, उर्दू कवि और गीतकार हैं गुलजार, उनको दिया गया। और संस्कृत के लिए जब आप देखेंगे तो विद्वान है संस्कृत के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य, बहुत दोनों ही ऐसी शख्सियत जिनका आज बहुत बड़ा नाम है। जगत गुरु राम भद्राचार्य नो डाउट बहुत बड़ा नाम है, और गुलजार तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, अच्छा, राम भद्राचार्य के बारे में कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि ज़्यादातर चर्चा में बने रहते हैं, तो कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से दिक्कत हो गई बीच में। पूरी रिकॉर्डिंग थी आगे तक की, सारी चली गई। फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ से, ये वाला पोर्शन है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक बार फिर मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कहीं पे, अगर कहीं पे गड़बड़ होता है तो ऐसा ना हो दोबारा से।
दिक्कत होती है कई बार, ठीक है। तो चलो फिर मैं शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ से। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार महत्वपूर्ण पुरस्कार है, और यहाँ मतलब महत्वपूर्ण क्या, अति महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ठीक है। तो याद रख लेना, एक तो ये बात है 58वां है ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है। और दूसरी बात है ज्ञानपीठ पुरस्कार ऐसा माना जाता है कि माना क्या जाता है लगभग कि मतलब अगर कोई मतलब पुरस्कार है साहित्य की दृष्टि से तो ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, मतलब साहित्य में शायद सबसे बड़ा पुरस्कार यही है, ठीक है। तो याद रखना 58वां है 2023 के लिए, ठीक है। एक बात। दूसरी बात है 2 भाषाओं में देखिए दिया गया है, एक है संस्कृत एक है उर्दू, दूसरी है संस्कृत भाषा। उर्दू के लिए कवि और गीतकार हैं गुलजार साहब, इनको दिया गया, और संस्कृत के लिए जो जगतगुरु राम भद्राचार्य हैं इनको दिया गया। गुलजार को सब लोग जानते हैं, राम भद्राचार्य को सभी लोग जानते हैं, कोई ऐसी बात है नहीं कि इनको कोई जानता नहीं है, ठीक है। तो याद रख लेना कौन सा है, 58वां है, ये जरूर याद रखना कौन सा है, 58वां है, कौन सा, 58वां, ठीक। और दूसरे राम भद्राचार्य के बारे में कुछ एक चीज़ें जैसे लिखी गई हैं, जैसे कि तुलसी पीठ के संस्थापक हैं चित्रकूट में, और आध्यात्मिक गुरु हैं। 250 से ज़्यादा इन्होंने बुक्स लिखी हैं। राम भद्राचार्य रामानंद संप्रदाय के वर्तमान में 4 जगत गुरु जो रामानंदाचार्य हैं उसमें से एक हैं। 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं। 2015 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था, इस बात को याद कर लेना, पद्म विभूषण दिया गया था। मतलब पद्म विभूषण नागरिक श्रेणी का देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नंबर 1 पे जो पुरस्कार है वो आपका पुरस्कार है कौन सा, भारत रत्न, ठीक है। तो दूसरी बात है, और दूसरी बात ये है कि आपको पता है, आपने कई सारी वीडियोज़ इनकी देख रखी होंगी जिसमें ये मतलब इनकी आंखों की रोशनी है नहीं, तो ये दिव्यांग श्रेणी में है। फिर भी अष्टाध्यायी पे 10,000 पन्नों की इन्होंने व्याख्या की है। पीछे बहुत बड़ा कुछ डीजे वीजे बहुत भयंकर कुछ बजने लगा है, तो अगर आवाज़ मेरी साफ़ आ रही हो तो उसको नेगलेक्ट करना, थोड़ी सी परेशानी भले ही हो, ठीक है। क्योंकि एक बार मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर चुका हूँ, कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ, एक बार फिर मैं चेक कर लेता हूँ, इसके दिक्कत आ गई है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये कुछ ठीक सा लग रहा है, आगे का पता नहीं है, ठीक। तो उर्दू में गीतकार हैं गुलजार साहब, उनको ये पुरस्कार दिया गया। 2002 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 में, 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और 2004 में पद्म भूषण इनको दिया जा चुका है, ठीक है। 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इनको दिए गए हैं। वैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कई बार क्या होता है ना कि पिछली चीज़ें भी आपसे हो सकता पूछ ली जाए, जैसे कि जब मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले था कि लता मंगेशकर जी की जब मृत्यु हुई तो उससे एक प्रश्न बन के आया कि उनको पिछले किस वर्ष में पद्म विभूषण या कुछ ऐसा कुछ पुरस्कार दिया गया था। आयोग ने, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ही उसको पूछा था। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके बारे में ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे इनको जय हो के लिए 2009 का ऑस्कर भी मिला और 2010 का ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। स्लमडॉग मिलियनेयर का ये गाना था, ठीक। दूसरी बात ये, एक महत्वपूर्ण बात याद रख लेना, यह पुरस्कार दूसरी बार संस्कृत में और 5वीं बार उर्दू में दिया जा रहा है, याद कर लेना इसी को, ठीक है। दूसरी बात है कि पुरस्कार के बारे में जैसे कुछ है, यह पुरस्कार जो है सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है भारत का, और यहाँ पे आप देखेंगे साहू शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमा जैन द्वारा 1944 में स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान द्वारा 61 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपए वाग्देवी की प्रतिमा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। 65 से इसको प्रतिवर्ष दिया जाने लगा, ठीक, वार्षिक आधार पर दिया जाने लगा। और 2022 के लिए 57वां जो दिया गया था 2022 के लिए, वो दामोदर मौजो को दिया गया था। ये कोंकणी भाषा के, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि शायद ये कोंकणी भाषा के एक राइटर थे, ठीक है, ओके। फिर आ रहा है भारत रत्न, बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार वही चीज़ें सब मैं रिपीट कर रहा हूँ जो मैं पिछली बार अभी रिपीट कर चुका हूँ। भारत रत्न बहुत देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। 5 वर्ष बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2024 में 5 विभूतियों को देने की घोषणा की गई है, ठीक। अब 5 लोग हैं ये, इनके नाम याद कर लेंगे आप, ठीक है, ठीक से, बिल्कुल आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है, इससे पूर्व जो 2019 में जब ये पुरस्कार दिया गया था तो नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका को और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, 3 लोगों को। इस बार कितने लोग, 5 लोग। और देखिए हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 लोगों को पहली बार ये किसी एक वर्ष में ये पुरस्कार दिया जा रहा है, नहीं तो ऐसा हुआ नहीं है कि 5 लोगों को दे दिया गया, ठीक है। तो उसमें याद रखेंगे, पहला नाम यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जी का है, दूसरा नाम
लालकर आडवाणी, तीसरा नाम है चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन। सभी बहुत बड़े दिग्गज नाम हैं। कर्पूरी ठाकुर हो सकता है कि कई लोगों ने ये नाम न सुना हो, अगर नहीं सुना है तो बहुत मतलब आपको जानना चाहिए था कम से कम। बिहार का एक मतलब ऐसा नेता जो दलित और पिछड़ों की जिसने राजनीति की, खुद इनके नाम के पीछे ऐसा ठाकुर लगा हुआ है, बट ये निचली जात से आने वाले थे, तथाकथित निचली जात से आने वाले थे, और इन्होंने वंचितों, गरीबों और ऐसे निचली जातियों के उत्थान के लिए बहुत भरसक प्रयास किए। सामंतशाही जो आपका बिहार है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रही, बहुत लोगों का योगदान रहा, राजनेताओं का योगदान रहा वहाँ पे सामंतशाही को ख़त्म करने के लिए। दयनीय स्थिति थी किसी समय, आज भी अगर देखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से उभर के सामने नहीं आ पाया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों में इनका योगदान है। इसमें एक कर्पूरी ठाकुर हैं, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वहाँ पे एक सजग राजनेता रहे। ठीक, दूसरी चीज़ लालकर आडवाणी, भाजपा का जो पहिया है उसको पहली बार घुमाने का काम किया लालकृष्ण आडवाणी ने 1990-92 के दौरान, जब भाजपा को ज़रूरत थी सही मायने में राष्ट्रीय पटल पे आने की, तो वो अकेले, अगर एक नाम अगर अकेले लिया जाए भाजपा के अंदर तो लालकृष्ण आडवाणी का था। भारत में हिंदू पॉलिटिकल डिस्कोर्स की कहानी लालकृष्ण आडवाणी द्वारा ठीक तरीके से शुरू की गई। ठीक, पहले बहुत सारे इसमें लोग हुए पहले भी, लेकिन एक तरीके से जब ठीक तरीके से मैं कहूँगा तो लालकृष्ण आडवाणी का नाम आता है। चौधरी चरण सिंह किसान के नेता, बहुत मतलब उच्च कोटि के किसान के नेता, जिन्होंने किसान नेता के रूप से आज भी उनको याद किया जाता है, और अभी तक उनको नहीं मिला था, ये बहुत दुखद था। खैर, अब उनको दिया गया, चौधरी चरण सिंह को क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी देश के रहे, किसानों की राजनीति करते रहे, किसानों के लिए बहुत सारी, जैसे खाद हो गई उस पर बहुत सब्सिडी देना, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की। ठीक, फिर है पीवी नरसिम्हा राव, बहुत महत्वपूर्ण नाम। मुझसे अगर पूछा जाए कि एक सबसे बड़ा नाम जिसको आप याद करना चाहते हैं और एज ए प्रधानमंत्री के रूप में, तो मुझे लगता है सबसे बड़े ठीक ठाक डिसीजन लिया उस समय, क्योंकि जब देश पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा था उस समय इन्हीं के टाइम पे LPG रिफॉर्म आए, और उसी के तरीके से आज देश आपके सामने खड़ा हुआ मौजूद नज़र आता है। ठीक है, MS स्वामीनाथन, साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, बहुत महत्वपूर्ण नाम। भारत, अगर आप देखेंगे आज भारत जिस जगह पे खड़ा हुआ है, जिस तरीके से खड़ा हुआ है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसमें अगर एक नाम अगर लिया जाए तो वो नाम MS स्वामीनाथन का आएगा। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर में जो क्रांतियाँ हुई उनको आगे ले जाने के लिए MS स्वामीनाथन का नाम आगे आया। यहाँ तक कि आज भी जब MSP की बात होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जब बात होती है, तो MS स्वामीनाथन आयोग की लगातार बात आप चर्चा सुनते रहते होंगे। उन्होंने उपज की लागत का 50% से अधिक देने की बात कही। ठीक है, 1.5 गुना, उपज की लागत का 1.5 गुना देने की बात की। ठीक है, तो ये सब सारी बातें हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, नाम है, याद कर लेना। मरणोपरांत इन लोगों को दिया गया। कर्पूरी ठाकुर, यहाँ पे मरणोपरांत नहीं लिखा गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्पूरी ठाकुर जी अब तो नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे वो भी होना चाहिए। खैर, आगे आ जाएंगे। पद्म पुरस्कार की यहाँ पे बात हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के बाद में पद्म पुरस्कार, 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे ऊपर आपको मिलेगा, ऐसे 3 अगर श्रेणियाँ में अगर ऐसे बना दूँ तो ये पद्मश्री, पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण। सबसे बड़ा पद्म भूषण फिर पद्मश्री। ठीक है, तो टोटल दिया गया 132 लोगों को, जिसमें से 5 लोग जो हैं वो हैं पद्म भूषण वाले। इसके बाद में 5 के बाद में आप अगर 17 लोग अगर देखेंगे तो पद्म भूषण हैं, और 110 लोग पद्मश्री के अंडर आएंगे। तो टोटल अगर आप जोड़ देंगे तो 132 के आसपास हो जाएंगे। अच्छा, पद्म भूषण जो विभूषण हैं उनको आप बहुत बिल्कुल रट लीजिए, जिस श्रेणी में दिया गया, जैसे दिया गया बिल्कुल रटा होना चाहिए। 17 जो हैं पद्म भूषण वाले उनको देख लीजिए, और 110 हैं पद्मश्री वाले, उसमें वो नाम जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लगातार चर्चा में रहे, या मान लीजिए किसी वंचित तबके के हैं, या महिलाएं हैं, या मान लीजिए किसी आदिवासी समूह से हैं, तो उन नामों को आप ठीक से देखेंगे, या मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, तो ये रटने का तरीका है। 132 के 32 रटे नहीं जा सकते हैं, बेहतर करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, और पद्म पुरस्कार किन किन श्रेणी में है, जैसे कला, सामाजिक कार्य है, मतलब जनजाति के मामले हैं, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, और इन सब के लिए दिया जाता है। ठीक है, बस अब 4-5 जो लोग हैं इनको जरा, इसमें सब यही चीज़ें, अब जैसे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनको सबको जैसे ठीक से समझ लीजिए। ओके, कब घोषणा की गई,
तो 75वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर, मतलब 25 जनवरी की बात है। 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री दिए गए, 2 युगल दिए गए। 2 युगल मतलब डुओ, 2 लोगों को एक पुरस्कार दिया गया, मतलब बीच में बांट दिया जाता है ऐसा करके, ठीक है। तो इसके बावजूद एक ही पुरस्कार गिना जाता है, ठीक। कुछ है पुरस्कारों में 30 महिलाएं हैं, महत्वपूर्ण बात है। 8 विदेशी होंगे या प्रवासी भारतीय होंगे या भारतीय मूल की श्रेणी के लोग होंगे, और 9 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक। फिर पद्म भूषण के बारे में जैसे ये बात लिखी गई है, पद्म विभूषण के बारे में, देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएगा पद्म भूषण, चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएगा पद्मश्री, ठीक। सैन्य पुरस्कार अलग होते हैं, ये नागरिक सम्मान की बात हो रही है। नागरिक सम्मान में सबसे टॉप पे आता है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, ठीक। तो 5 लोगों को दिए गए, 5 लोगों के नाम ये रखे। आप इसमें देखेंगे तो तमिलनाडु से 2 लोग आपको देखने को मिलेंगे, और आंध्र प्रदेश से आपको 2 लोग देखने को मिलेंगे, बिहार से 1 लोग आपको देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश से कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। नाम रखने कैसे हैं, वेंकैया नायडू का आपको नाम याद कर लेंगे, इनको किस मामले में दिया गया ये जरूर याद कर लीजिए, जनहित मामले में, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश से कोनिडेला चिरंजीवी, किसमें, कला क्षेत्र में, ठीक। फिर है वैजयंती माला, किसको दिया गया, कला क्षेत्र में, तमिलनाडु से हैं, तमिलनाडु से मात्र 1 है। बिंदेश्वरी पाठक, आपको नाम शायद याद होगा, सलब इंटरनेशनल का, और बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, बहुत NGOs चलाते हैं ये लोग, ठीक, बहुत उच्च स्तर पर, ठीक है। फिर सामाजिक कार्य में इनको दिया गया। दूसरी बात है पद्मा सुब्रमण्यम, कला में दिया गया, तमिलनाडु की है, ठीक। तो ये 5 के 5 आपको याद रखने हैं। ये भी याद रखना है कि किसको कौन सी श्रेणी में दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, पद्म भूषण 17 लोगों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। इसमें आपको ये पहले देखना है कि कोई उत्तर प्रदेश से है, तो आपको यहाँ पे कोई भी उत्तर प्रदेश से आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर उत्तर प्रदेश को होता तो हम लोग सबसे पहले रखते। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश से नहीं है तो कुछ ऐसे नाम जिनको जो या फिर चर्चित हैं, अगर चर्चित नहीं हैं तो अलग अलग श्रेणियों से आते हैं, जैसे महिला हैं, मुस्लिम हैं, सामाजिक मामलों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती हैं, रटने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन सीताराम जिंदल, फिर और सारे लोग आ गए, सत्यव्रत मुखर्जी आ गए, राम नाईक आ गए। राम नाईक भी आप याद रखेंगे, ठीक है, राज्यपाल रहे उत्तर प्रदेश के भी, ठीक। और फिर मैं ऐसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर एक महिला आई, सुश्री उषा उत्तप, ठीक। फिर अगर ये सब चीज़ें बहुत रट नहीं पाएंगे आप, लेकिन कुछ बेसिक नाम हैं, जैसे पहला नाम ये और ये वाला नाम, 2 महिलाएं हैं, इनको जरूर याद कर लेना। और हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि 17 में से 2 महिलाओं को पद्म भूषण दिया गया, ठीक है। तो ये आपने एनालाइज कर लिया यहाँ से, आपने खुद देखा, या ना कहीं लिखा विखा नहीं था, ठीक है। तो इस चीज़ को एक बार देख लेता हूँ मैं, क्या ठीक चल रहा है, राइट, ठीक चल रहा है, ओके, ठीक है। तो फिर है पद्मश्री 110 लोगों को मिलेगा। यहाँ पे उसकी लिस्टिंग नहीं लिखी गई है। लिस्टिंग जो घटनासार की अंक 1 है उसमें होगी, या फिर कई अन्य मैगजीन जो आपके पास में होंगी उनमें सब में कहीं लिस्टिंग दी होगी। वैसे मैं इसकी जो लिस्टिंग है वो घटनासार अंक 1 से मैं यहाँ पे उठा के डाल दूंगा टेलीग्राम वाले लिंक पे। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मतलब मैं डेली बहुत चीज़ नहीं डालता हूँ, लेकिन जो भी डालता हूँ ठीक डालता हूँ, परेशान मत होना, ठीक है। ज़रूरी है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर चाहो तो वहाँ आ जाना, लिंक आपको मिल जाएंगे अबाउट वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण देखिए, कई बार इससे प्रश्न आए हैं पिछले वर्षों में भी, और आने की संभावना भी है। 2024 के लिए दिया गया, इतना याद रखना। कहाँ हुआ, गांधीनगर गुजरात, 27-28 जनवरी को। अच्छा, कुछ इस सब चीज़ों में न जाते हुए इन सब चीज़ों को हम यहीं पे देखेंगे, पुरस्कार की सूची। अब पुरस्कार वहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत सारे इसमें लिखे गए हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको यहीं देख लेंगे, जैसे क्या क्या आपको रटना है, ठीक। तो यहाँ पे जो आपको 7 नाम लिखे गए हैं उसमें से ऊपर के 4, ठीक, और नीचे के 3 ये देख लीजिए। ये आलोचक हैं, आलोचक श्रेणी है, और ये है मुख्य श्रेणी। जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म है तो ये 12th फेल है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक में आप देखेंगे तो जो राम है जो देवाशीष मखीजा की है, ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको दिया गया आलोचक श्रेणी में, विक्रांत मिश्री, 12th फेल वाले जो एक्टर हैं उनको दिया गया, ठीक। लेकिन जब ये 3 अति महत्वपूर्ण हैं, सेकेंडरी रूप से ये महत्वपूर्ण है, ठीक। फिर बात करेंगे तो सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी 12th फेल है। किसने बनाई, निर्देशक हैं उसके
विधु विनोद चोपड़ा, इनको भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर एनिमल के लिए दिया गया। मुख्य भूमिका में अभिनेत्री आलिया भट्ट हैं, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इसके लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक जो राम है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक में विक्रांत मसीह, ये मैंने आपको बता दिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक में रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे, शेफाली शाह, 3 ऑफ अस, राइट। तो अब इन दोनों को दिया गया, लेकिन आप याद रखें ये वाली बुक, ये वाली जो आई थी, ये किसी एक उपन्यास पे आधारित है, मतलब उपन्यास क्या, ये रियल घटना पे आधारित है, ठीक है। इसमें एक बच्चे की कहानी है अपनी, क्योंकि वो इंडियन होती है तो नॉर्वे में ऐसा आरोप लगता है कि उसकी परवरिश ठीक से नहीं की जा सकती है, लेकिन कल्चरल डिफरेंस के कारण से नॉर्वे का सिस्टम ये समझने में असफल हो जाता है कि उसकी परवरिश ठीक से नहीं हो रही है, या कल्चरल डिफरेंस के कारण, क्योंकि हाथ से जैसे खाना खिलाना है, समझे, या बच्चे को डांट देना है, समझे, ये सब चीज़ें भारत में बहुत आम होती हैं। हाथ से खाना खिलाना और बहुत प्यार का प्रतीक ही माना जाता है, ठीक, बट उनके कल्चर में नहीं है। तो इसलिए वो केस चला और सही कहानी है, ठीक है। ये अच्छी मूवी है, कभी टाइम मिले नेटफ्लिक्स पे मौजूद होगी, देख लेना। और फिर ये सब ऐसी कहानी है, उस पर चलिए। सबसे महत्वपूर्ण, अच्छा हाँ देखिए, ये तो छूट रहा था मुझसे, सबसे महत्वपूर्ण ये है, डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये कुछ ऐसे हैं जैसे कि पार्श्व गायक, मतलब कि प्लेबैक सिंगर की बात हो रही है यहाँ पे, और उसमें भूपिंदर बब्बल है, अर्जुन वेली जिन्होंने गाया। पार्श्व गायिका महिला में शिल्पा राव हैं, बेशरम रंग, ऐसी सब चीज़ें हैं जो सब ये इतनी नहीं पूछी जाती हैं, ना इसकी पूछे जाने की ऐसी कोई वो चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो खराबी नहीं है, वैसे बाद में देखिए, ठीक है। चलो अब आता है सबसे एक और महत्वपूर्ण बात, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए और भी हो गया क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक संस्थान को इस बार मिला है। संस्थागत श्रेणी में अगर आप देखेंगे 60 पैरासूल फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक। अच्छा, ये पुरस्कार जो है 2 श्रेणी में दिया जाएगा, एक है व्यक्तिगत, एक है संस्थागत। व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और संस्थागत श्रेणी में आपको 51 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश को जो ये मिला है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को, ये मिला है संस्थागत श्रेणी में। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल कब होती है? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को क्यों? क्योंकि जैसा कि नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, मतलब आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो 23 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, जयंती मनाई जाती है, उसके उपलक्ष्य में ये दिया जाता है। और आपको पता है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। एक आगरा में अभी भीष्म, BHISM, ठीक, भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया गया था, आपको पता होगा। और अभी रिसेंट अगर देखेंगे, जब मोदी जी यूक्रेन गए थे तो यूक्रेन में भीष्म का जो सेटअप था, जिसको आराम से एक जगह से उठा के दूसरी जगह से आराम से हेलीकॉप्टर से लिया जा सकता है, समझे, तो वो उनको गिफ्ट किया था, ठीक है। तो ये नेशनल वाला पोर्शन हो गया। अब क्योंकि मैं ये बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे रिकॉर्ड कर चुका था ऑलरेडी पहले से, इसलिए अब मेरी क्षमता इतनी बची नहीं है बोलने की, और कुछ तबीयत नासाज है, इसलिए इंटरनेशनल वाला पार्ट है ये मैं कल सुबह नहीं, कल दोपहर तक या कल इवनिंग तक मैं ये अपडेट कर दूंगा। इसके बाद में इसमें कुछ बचा है नहीं, मैं आपको सही बताता हूँ, इसमें कुछ बचा है नहीं। इसके बाद में जब ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब जब कल ये इंटरनेशनल वाला जब मैं अपलोड कर दूँगा, तो आपको 2-3 चीज़ें जैसे इसमें बचेंगी। जैसे क्या बचेंगी? अच्छा हाँ, इस बुक में सबसे पहले मैंने आपको बता रखा था कि आप जो पॉइंटर वाले जो चीज़ें हैं, पॉइंटर सबसे पहले कुछ बेसिक 20-25 पेज, उनको तो आपको खुद पढ़ना था। वो मैंने सबसे पहले फर्स्ट डे ही मैंने आपको बता दिया था जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक। अब इसके बाद में अगर कुछ बचेगा तो वो बचेगा स्पोर्ट में भी आप देखेंगे। देखिए, जब मैं कहता हूँ ना कि स्ट्रैटेजिकली आपको पढ़ना है, तो स्ट्रैटेजिकली पढ़ने का मतलब क्या हुआ? स्ट्रैटेजिकली पढ़ने का मतलब हुआ कि एक जितने भी इवेंट हुए हैं वो सब हम लोग रटेंगे नहीं। देखिए, जून तक की ये बात है, जून के बाद में अभी आप देखेंगे तो बहुत सारी डेवलपमेंट नई हो चुकी है। नई डेवलपमेंट में सबसे बड़ी डेवलपमेंट आपको ओलंपिक से मिलेगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्पोर्ट्स से नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो महत्वपूर्ण चीज़ों से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई छोटी सी सीरीज चल रही है कहीं पे वो कुछ पूछ लिया, ऐसा नहीं पूछेगा। एक तो कोई बड़े इवेंट हैं, इंटरनेशनल इवेंट, वो पूछेगा। अगर वो नहीं पूछा तो जहाँ पे इंडिया की परफॉर्मेंस बेहतर रही है उन सब चीज़ों को पूछेगा। आप बात समझ रहे हैं? इसलिए जो
जैसे ओलंपिक हो गया, अब ओलंपिक अगर ना हुआ होता तो पीछे के छोटे छोटे इवेंट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते, लेकिन जब ओलंपिक हो गया इस बीच में तो ओलंपिक अन्य सारे बहुत सारे इवेंट को दबा देगा अपने अंदर, ठीक है। तो अब ओलंपिक की प्रायोरिटी बढ़ गई है, राइट। तो हम लोग देखेंगे जब हम वो वाला वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है और कौन सी चीज़ों को छोड़ देना है। इसके बाद में दिवस और बचेंगे और कुछ बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, पहले जिसको मैन बुकर के नाम से जाना जाता था, ये सारी चीज़ें हैं आएंगी आपकी। अरुंधति राय को प्रिंट प्रिंटर मिल गया है, ये भी चीज़ें हैं। राधिका मेनन को मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण अवार्ड इसलिए है क्योंकि एंटोनियो गुटेरेस साहब ने इनको दे दिया था, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें। इनकी पुलित्ज़र है जैसे महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना है, ठीक है, बता देंगे। तो जो महत्वपूर्ण होगा उसको बता देंगे। जैसे ये फालतू की चीज़ें जो होंगी कुछ उनको नहीं पढ़ेंगे, बाकी जो बड़ी चीज़ें होंगी उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग, गुइलेर्मो कानो है, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। जैसे प्रिट्ज़कर पूछा जाता है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। गणित के क्षेत्र का एवल पुरस्कार जो दिया जाता है वो हम लोग देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देख के चलेंगे ना, है ना। श्रीनिवास आर्को को शाह पुरस्कार दिया गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख के चलेंगे। कांस फिल्म के लिए जो दिया गया वो देखेंगे, ठीक है। और ये एकेडमी अवार्ड जिनको ऑस्कर आप जानते हैं, ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ जाता है इनसे, ठीक है। तो ये सब देखेंगे। गगनदीप कांग वाला है, ये भी महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों को हम लोग आराम से देखेंगे। तो ये वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आराम से हो जाएगा, एक वीडियो में इस पर बना लूँगा, ठीक है। फिर खेल जगत आ जाएगा, खेल जगत में फिर शॉर्ट लिस्टिंग हम लोग करेंगे, ठीक है, जिस तरीके से करनी है। तो ठीक है, बहुत बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। अगला वीडियो क्योंकि मैं चाहता था ये पूरा हो, लेकिन एक बार मैं पूरा कर चुका हूँ, अब मैं थक गया हूँ। तो परेशान ना होना, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। नहीं तो आप फिर से वही गालिब की शायरी भेज दें, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, खुशी से मर ना गए होते अगर एतबार होता, ठीक है। थैंक यू बने रहने के लिए।